नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है उच्चतर आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत द्वयाधिकार की समस्या के अंतर्गत कूर्नो सॉल्यूशन को ढूंढना, अर्थात कूर्नोट मॉडल का एनालिसिस करना। इस मॉडल के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जब अर्थव्यवस्था में या जब इकोनॉमी में दो विक्रेता होते हैं तो किस प्रकार से बाजार में एक निश्चित वस्तु की उत्पादन मात्रा को डिवाइड करते हैं तथा उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन पॉइंट यानी प्राइस और मात्रा क्वांटिटी का कैसे निर्धारित हल निकालते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। वास्तव में कूर्नो जो थे वो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने अपना मॉडल मैथमेटिकल सॉल्यूशन के रूप में रखा, लेकिन आज हम इसको थ्योरेटिकल रूप में आपसे डिस्कशन करेंगे और डिस्कस करने के साथ कूर्नोट इक्विलिब्रियम की चर्चा करते हैं। तो कूर्नो 1838 में 1938 में इन्होंने ये जो कि फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, वास्तव में तो ये तो गणितज्ञ थे। इन्होंने द्वयाधिकार की समस्या का एक निश्चित हल प्रस्तुत किया कि यदि अर्थव्यवस्था में दो फर्में मार्केट में प्रवेश करती हैं तो उसके द्वारा निर्धारित वस्तु का मूल्य या मात्रा क्या होगी। यही कूर्नोट मॉडल है। तो ये विशेष रूप से द्वयाधिकार की समस्या को हल करने के लिए ये मॉडल डेवलप किया गया था। अर्थात जब अर्थव्यवस्था में ना तो एकाधिकारी हो ना तो अल्पाधिकारी हो, यानी ये जो दशा द्वयाधिकार की होती है ये मोनोपोली और आपके पास ओलिगोपोली, इसकी बीच की कंडीशन होती है। मोनोपोली अर्थव्यवस्था में एक विक्रेता होता है, एक विक्रेता होते हैं। इस ओलिगोपोली में दो से अधिक विक्रेता होते हैं, लेकिन बहुत अधिक नहीं। तो एकाधिकार और अल्पाधिकार की बीच की अवस्था को द्वयाधिकार कहा जाता है। और द्वयाधिकार सॉल्यूशन में हम चर्चा आपके साथ करेंगे। चेम्बरलिन मॉडल की चर्चा हम कर चुके हैं, कूर्नोट मॉडल की चर्चा करेंगे, फरेंट्रेड मॉडल की चर्चा करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द यूजीसी नेट जेआरएफ एंड पीजीटी एग्जाम। तो आइए हम देखते हैं कूर्नोट मॉडल। कूर्नोट मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनकी मान्यताएं। इनकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं? तो यही मान्यताएं, क्योंकि कुछ वास्तव में मान्यताएं एज्यूम की गई है, माना गया है, जो रियल लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि हमको एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन का एक निश्चित हल ढूंढना था। इसलिए प्रोफेसर कूर्नोट ने इन मान्यताओं को एक्सेप्ट किया, जिन मान्यताओं को लेकर के हम लोग कार्य करेंगे। ओके, सबसे पहले हम मान लेते हैं दो स्वतंत्र विक्रेता हैं। वर्ड आप याद देखिए, दो स्वतंत्र विक्रेता हैं, यानी एक विक्रेता दूसरे विक्रेता से फ्री होता है, उसकी नीतियां फ्री होती हैं। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, दो स्वतंत्र विक्रेता हैं, जो हम यहाँ पर ए और बी विक्रेता लेकर के चलेंगे। ए कोई पॉलिसी नीति निर्धारित करता है तो बी जरूरी नहीं है कि उसकी नीति का निर्धारण करे या उसकी नीति को एज्यूम कर ले। मतलब प्रोफेसर इसमें प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव, दो प्रकार के प्रभाव होते हैं। ये मॉडल क्या होता है, केवल प्रत्यक्ष प्रभाव को ही एक्सेप्ट करता है, अप्रत्यक्ष प्रभाव को एक्सेप्ट नहीं करता। प्रत्यक्ष प्रभाव ये करता है कि अगर कोई ए एक्टिविटी अपनाएगा तो ये मान लेता है कि बी उसका रिएक्शन नहीं करेगा। जबकि चेम्बरलिन मॉडल क्या करता है, ये दोनों प्रभाव को एक्सेप्ट करता है। बट कूर्नोट केवल प्रत्यक्ष प्रभाव को एक्सेप्ट करता है, अप्रत्यक्ष प्रभाव को एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर स्वतंत्र वर्ड का प्रयोग किया गया है मान्यताओं में। ओके, आगे बढ़ते हैं। वो एक समरूप वस्तु, होमोजीनियस कमोडिटी है। होमोजीनियस कमोडिटी वो कमोडिटी होती है क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है।
मान लीजिए 2 कंपनी का पेन लेते हो, आपने रेनॉल्ड का ले लिया और एक रोटोमैक का ले लिया, सपोज दैट 2 कंपनी का पेन ले लेते हैं, तो इनमें क्वालिटी में अंतर है, बट होमोजेनियस कमोडिटी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। एक खनिज जल का स्रोत है, खनिज जल का स्रोत, मान लीजिए आप पहाड़ पे आइए, एक झरना मिल जाए और उस झरने से पानी आप मिनरल वाटर के नाम पर आप उसको पैकिंग करिए, पैकिंग करके मार्केट में बेचिए। बहुत अधिक मार्केट में आ रहे हैं जो दिखाते हैं कि हिमालयन वाटर है, ओके, हिमालयन वाटर है, प्योर हिमालयन वाटर है, तो हिमालयन वाटर यानी हिमालय से निकलने वाला जो वाटर है उसको प्योर वाटर, उसी को हमने पैक किया, तो वो वास्तव में खनिज जल का स्रोत है, जिसकी क्वालिटी अगर हम पैक करें तो मेरी क्वालिटी वही रहेगी, आप पैक करोगे तो आपकी क्वालिटी रहेगी। तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, समरूप क्या होता है, हिमालयन वाटर। मान लीजिए तो ये हिमालय से निकला हुआ वाटर है, का उत्पादन, प्रोडक्शन और विक्रय करते हैं, ठीक है। होमोजेनियस कमोडिटी है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर खनिज जल को लिया गया है, और जब आपको फ्री में झरना मिल जाएगा, तो जब फ्री मिलेगा तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, जीरो होगी। जब कोई रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स आपको फ्री में मिलेगा, मान लीजिए आपको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है, तो आपको ये मार्जिनल कॉस्ट फ्री हो जाएगी, अर्थात मार्जिनल कॉस्ट एक्स अक्ष के में एक्स अक्ष के ऊपर हो जाएगी, यानी एक्स अक्ष जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, मार्जिनल कॉस्ट विच इज जीरो, ओके। कुल उत्पादन का पूर्ण विक्रय आवश्यक, जितना प्रोडक्शन आप करते हो उसका पूर्ण विक्रय होना चाहिए, क्योंकि वस्तु विनाशील है, अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है, वैसे हिमालयन वाटर में कोई कीड़े नहीं पड़ते, मान लो एज्यूम कर लिया कि वो खराब हो सकती, पुरानी पानी की बोतल है, हम लोग क्या करते हैं अपने घरों में एक दिन बाद पानी को चेंज कर देते, कीड़े तो नहीं पड़ते हैं बट हम चेंज कर देते, क्यों, क्योंकि मान लेते खराब हो गया है, ओके। और संग्रह न की जाने, इसको हम स्टोर भी नहीं कर सकते, इसलिए इसका पूर्ण विक्रय आवश्यक यहाँ पर मान लिया गया है। नाउ क्रेताओं की संख्या अधिक है, याद रखना, विक्रेता टू है, केवल विक्रेता 2 हैं, क्रेता अनंत है। प्रत्येक विक्रेता वस्तु के बाजार मांग वक्र का ध्यान रखता है, मार्केट में क्या डिमांड है उसको जानकारी है दोनों विक्रेताओं को, चाहे वो ए विक्रेता हो और चाहे वो बी विक्रेता हो, बोथ हैव द नॉलेज अबाउट द मार्केट डिमांड का, ओके। उत्पादन की लागत, सुने हमने बताया ना, फ्री मिनरल वाटर रिसोर्स मिला है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बोथ आर जीरो, दोनों जीरो है। और कहां पे रहेगी, ओ एक्स जो एक्सिस है वही रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉस्ट को, जो कॉस्ट जीरो, क्लियर है। दोनों फर्मों की समान लागत और समान मांग है, और प्रत्येक विक्रेता इस बात का निर्णय करता है कि वो कितनी मात्रा का उत्पादन और बिक्री, हर फर्म फ्री है अपने मात्रा को बिक्री करने के लिए, कितना वो बिक्री करेगा, ओके। नाउ प्रत्येक फर्म अपनी प्रतिद्वंदी के उत्पादन के संबंध में योजना के बारे में कुछ नहीं जानता। मान लो ए फर्म कोई प्राइस डिटरमाइन करता है, कोई प्राइस, तो उसको यह नहीं पता कि बी क्या करने वाला है, मेरे इस मूल्य का वो रिएक्शन क्या देगा, उसको नहीं पता है। चैम्बरलिन मॉडल एज्यूम कर लेता कि मैं प्राइस गिराऊंगा तो वो भी प्राइस गिर जाएगा, बट कुरोनो मॉडल ये नहीं एज्यूम करता, वो कहता कि अगर ए फर्म ने प्राइस 10 रुपए रखा है तो बी फर्म मान लेता है कि मैं 8 रख दूंगा, जबकि ए फर्म प्राइस नहीं डिक्लाइन करेगा। अर्थात अगर ए ने अपनी वस्तु का मूल्य 10 रुपए रखा तो बी जानबूझ के 8 रखता, ये मान लेता है कि ए फर्म अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं करेगा, ये आपका है कुरोनो मॉडल। लेकिन अगर बी फर्म ऐसा एग्रीमेंट प्राइस रखे कि नहीं, अगर मैं प्राइस डाउन करूंगा तो ए फर्म भी अपना प्राइस डाउन करेगा, ये अप्रत्यक्ष प्रभाव है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रभाव को लिया गया है कि बी जब मूल्य निर्धारित करता है तो ये मान लेता है कि ए फर्म अपनी वस्तु का मूल्य कम नहीं करेगा, और प्रत्येक विक्रेता अपनी प्रतिद्वंदी की पूर्ति को स्थिर मान लेता है कि अब वो अपनी सप्लाई नहीं बढ़ाएगा, ओके। उनमें से कोई भी अपनी वस्तु की कीमत नियत नहीं करता है, प्राइस अभी डिटरमिन है, अभी केवल आपका आउटपुट डिटर्मिनेशन है, आउटपुट डिटर्मिनेशन है। और आप याद रखना, जब फर्म अकेले मार्केट में प्रवेश करती है तो वो ट्रीट कैसे करती है, मोनोपोली के टाइप में, और मोनोपोली
फर्म एक बार में केवल या तो प्राइस निर्धारित करेगी या तो क्वांटिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आईएएस में पूछा गया था कि एकाधिकारी फर्म क्या निर्धारित करती है। तो याद रखना आंसर अभी बोथ मत दे देना, प्राइस एंड क्वांटिटी एक साथ नहीं। या तो वह मूल्य निर्धारित करेगी एक बार में, मात्रा फ्री छोड़ देगी, या मात्रा का निर्धारण करेगी, मूल्य फ्री छोड़ देगी। मोनोपोली फर्म तो अगर वो क्वांटिटी पे फोकस करती कि नहीं मुझे बाजार मांग वक्र को देखना है, तो मूल्य का निर्धारण नहीं करती, कीमत नियत नहीं करता है। यही बात यहाँ पे एज्यूम किया गया है। परंतु बाजार मांग कीमत को स्वीकार कर लेता है जिस पर वस्तु बेची जाती है। नई फर्मों का प्रवेश बंद है, कोई नई फर्म नहीं आएगी। डिओपोली है तो हम दो ही फर्मों के बीच में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तीसरी फर्म क्यों एंट्री करेंगे? नहीं तो अगर दो फर्म के अलावा तीसरी फर्म एंट्री कर जाएगी तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? अल्पाधिकार की। हम अल्पाधिकार में एनालिसिस करेंगे। ओके, प्रत्येक विक्रेता का लक्ष्य शुद्ध लाभ या आगम अधिकतम करना होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन टारगेट। ओके, याद रखना मोनोपोली हरदम अपने प्रॉफिट या रेवेन्यू को मैक्सिमाइजेशन करता है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ एजम्पशंस थी जिस पर हमने चर्चा किया था, आपको बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना होगा। नाउ अब आपको याद रखना एक बिहेवियर हम आपको बता दें कि जब भी मोनोपोली फर्म बाजार में प्रवेश करती है, एकाधिकारी फर्म प्रवेश करती है, पूरी मांग वक्र का कहां पर बेचेगी? याद रखना पूरी मांग वक्र जो डीडी होती है उसकी आधी मात्रा को बेचेगी, तभी उसका लाभ अधिकतम होगा। याद रखना जब कुल मात्रा कितनी है? ओडी की आधी मात्रा को बेचेगी तब इस चतुर्भुज का मान मैक्सिमम होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। आप एज्यूम कर लो, मान लीजिए ये डिमांड कर्व है, आप आधी मत बेचो, आप एक काम करो 1/4 बेचो, प्राइस ज्यादा रख दो, तो देखिए एक चतुर्भुज तो बना, बट उसका एरिया बहुत कम होगा। जब एरिया कम होगा मतलब आपका रेवेन्यू कम होगा। तो याद रखना मोनोपोली जब टोटल डिमांड कर्व की आधी मात्रा को बेचेगा तभी उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, रेवेन्यू मैक्सिमम होगा। जहां पर डिमांड कर्व DD1 लिया गया है और DD1 की आधी मात्रा क्या है? OXY OD1 की आधी मात्रा क्या है? OXI आता ओपी प्राइस पर, ओपी मूल्य पर OX मात्रा जो आप ये देख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट से, ये मात्रा OX मात्रा ओपी प्राइस में बेचेगी, तभी आपका टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, नहीं तो कभी नहीं मैक्सिमम होगा। अगर आप प्राइस ज्यादा रखें, यहाँ पे प्राइस रखें और इतनी मात्रा का बेचे, ये देखिए इतनी मात्रा को बेचेंगे, तो आपका ये जो चतुर्भुज बना है, ये चतुर्भुज कभी भी OPAX के बराबर नहीं होगा, हरदम कम होगा। दूसरी बात, अगर आप मोनोपोली फर्म प्राइस कम कर दे और प्राइस कम करके अपनी वस्तु को इस प्राइस पर बेचे OP1 पर, तो ये जो चतुर्भुज है इसका एरिया भी OPAX के बराबर नहीं होगा। इसलिए एक मोनोपोली फर्म पूरी मांग की आधी मात्रा को ही बेचेगा, तभी उसका लाभ अधिकतम होगा, ये याद रखना। दूसरी चीज, मोनोपोली फर्म एक बार में या तो प्राइस निर्धारित करेगी या तो क्वांटिटी, दोनों एक साथ निर्धारित नहीं कर सकती है। या तो वो क्वांटिटी में फोकस कर ले कि मुझे कितनी मात्रा बेचनी है, या मूल्य पे फोकस कर ले, बट दोनों का डिटर्मिनेशन एक साथ नहीं कर सकती है। ये मोनोपोली फर्म की एक विशेषता होती है। तो द्वयाधिकार के अंतर्गत जब पहली फर्म प्रवेश करती है तो वो ट्रीट करती है एज अ मोनोपोली। ओके, आइए, एकाधिकारी फर्म कुल उत्पादन, जितना आपके पास टोटल मांग है, कुल उत्पादन का मतलब टोटल डिमांड की आधी मात्रा को बेचकर अपने लाभ को अधिकतम करेगी। मैं आपको यही बात समझाया। और एक एकाधिकारी फर्म एक बार में या तो मूल्य निर्धारित करती है या तो मात्रा, एक बार में या तो प्राइस पर फोकस करेगी या तो क्वांटिटी पर, दोनों एक साथ निर्धारित नहीं करेगी। नाउ मान लीजिए
द्वयाधिकार के अंतर्गत दो फर्में हैं, ए एक फर्म है, बी दूसरी फर्म है। एक बार में पहली फर्म ए प्रवेश करती है, वो एज ट्रीट करेगी मोनोपोली, उसको पूरी बाजार मांग वक्र D1 प्राप्त हो जाती है। मार्केट में OX ये सीमांत लागत को रिप्रेजेंट करती है, AC इक्वल टू MC इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ये मांग वक्र है, इसके आधार पर ये MR वक्र है, क्योंकि ये DD जो आपकी है वो AR वक्र को रिप्रेजेंट करती है, ये MR वक्र है, और ये आपका X पॉइंट पर क्या होगा, X पॉइंट पर MR इक्वल टू MC हो जाती है। अतः यहाँ पर X पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और यहीं से हम लंब खींचते हैं तो ये A पॉइंट पर कट कर, सॉरी इसको हम नाम लेते हैं C पॉइंट, C पॉइंट पर कट करता है, और इस प्रकार वस्तु द्वारा OP मूल्य निर्धारित करती है, यानी A फर्म OP प्राइस निर्धारित करती है और OX आउटपुट का निर्धारण करती है, आउटपुट का निर्धारण करती है, और इस प्रकार वो लाभ जो कमाती है OPCX, चतुर्भुज OPCX इसका टोटल बेनिफिट है, टोटल प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है? कॉस्ट जीरो है। जब कॉस्ट जीरो है तो याद रखना ये जो आपका शेडेड एरिया है ये उसका टोटल प्रॉफिट बनेगा। किसका? फर्म ए का। यानी वो पूरी बाजार मांग वक्र पर आधी मात्रा को बेच करके अपना लाभ अधिकतम करती है। जब ए फर्म बाजार में प्रवेश करती है, और ए फर्म बाजार में प्रवेश करती है तो आधी मात्रा को बेचती है, और आधी XD मात्रा जो मैं इस कर्ली ब्रैकेट में यहां से दिखा सकता हूं, ये मात्रा छूट जाती है, छूट जाती है, यानी इतनी मात्रा का उत्पादन वो नहीं करता है। अब बी फर्म एंट्री करती है। प्रथम चरण के अंतर्गत एक एकाधिकारी संपूर्ण मांग वक्र की आधी मात्रा को बेचकर अपने लाभ को अधिकतम करती है, तथा ये मान लेती है कोई अन्य फर्म बाजार में प्रवेश नहीं करती उस समय। अब बी फर्म मार्केट में प्रवेश करी। अब देखिए ये पोर्शन OX, ये पोर्शन OX वाला पोर्शन तो ए फर्म बेच रही है, बाकी आपके पास मात्रा कितनी बची? X, आपके पास D1 मात्रा बची। तो बी फर्म जब प्रवेश करती है तो OD1 XD1 की, याद रखना इस XD1 की आधी मात्रा को बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करती है। तो बी फर्म द्वारा जो MR वक्र है, MR ये बी फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट इस पर होगा, क्योंकि सीमांत लागत को दिखाता है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 0। तो ये आपका MR जो होता है बी, इट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसको मैं OX1 से, यानी बी फर्म X1, ये देखिए ये आप रेड कलर से देख सकते हैं, X1 मात्रा को बेचेगी, इतना उत्पादन करेगी, और उसका मूल्य कितना रखेगी? OP1 रखेगी। यानी वो इतना, यहाँ पे अगर मैं इसको D पॉइंट रख लूं तो XD प्राइस रखेगी, और XD प्राइस रखने के परिणाम स्वरूप XD प्राइस रखेगी, और इसको F कर देता हूं, और इसके परिणाम स्वरूप ये चतुर्भुज के बराबर बी फर्म लाभ कर अर्न करेगी। ये बी फर्म का प्रोडक्शन है। इस प्रकार बी फर्म जब प्रवेश करती है तो ये मान लेती कि ए फर्म अब कोई रिएक्शन नहीं करेगी, यानी जो वो उसने मूल्य निर्धारित किया है ओपी मूल्य और OX मूल्य मात्रा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगी। इसलिए बी फर्म बची हुई मात्रा XD1 की आधी मात्रा को बेच करके, X1 मात्रा को बेच करके, सॉरी X1 इस मात्रा का उत्पादन करेगी, उसका मूल्य XD मूल्य रखेगी, यानी जो P1 के बराबर है, ये प्राइस रखेगी, और चतुर्भुज XDFX1 ये टोटल प्रॉफिट अर्न करेगी, ये टोटल प्रॉफिट अर्न करेगी। ये जो आपको शेडेड पार्ट में दिखाता है। और इस प्रकार जो फर्म होगी बी फर्म, वो 1/4 बाजार का मात्रा को बेचेगी, ये 1/4 मात्रा है। जबकि ए फर्म कितना बेच रही थी? आधी मात्रा। और ए फर्म का प्राइस कितना था? ओपी प्राइस था। देखिए ओपी प्राइस है, और बी फर्म द्वारा निर्धारित मूल्य
ए फर्म के मूल्य से आधा है। अब क्या होगा, देखिए बी फर्म की वस्तु का मूल्य आधा है, ए फर्म का अधिक है, यानी इतना अंतर है, तो अमूमन बात है कि ए फर्म से ग्राहक बी फर्म की तरफ जाने लगेंगे। तो ए फर्म पुनः निर्णय लेता है, ए फर्म पुनः निर्णय लेता है। देखिए ये आधा पार्ट ए बेच रहा था, 1/4 पार्ट बी बेच रहा था, तो ए फर्म क्या करेगी, बी फर्म ने कितना मार्केट बेचा, 1/4, और ये जो छूटा ये भी 1/4 है। देखिए ये लाइन से, मैं रेड लाइन से फिर से दिखा रहा हूँ, 1/4 ये छूटा मार्केट, 1/4 वो बेच रही है, 1/4 छूटा। कुछ देर के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये 1/4 बी इतना बेचती है, कितना, इतना, ये इस साइड आती है। तो अब ए फर्म OX1 इतनी बाजार मात्रा की आधी मात्रा को बेच करके, इसका आधा कितना होगा, कुछ ऐसे होगा ना, यानी अपने उत्पादन को कम करेगी। जो पहले उत्पादन कितना था, OX उत्पादन था, अब OX1 की आधी मात्रा को बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करती है, अतः वो उत्पादन में कंसंट्रेट करती है। अब आप मूल्य को छोड़ दीजिए, तो ए फर्म लगातार उत्पादन कम करती चली जाएगी। द्वितीय चरण के अंतर्गत बी फर्म बाजार में प्रवेश करती है तथा बाकी बची हुई मात्रा, कितनी बची हुई थी, हाफ, आधी मात्रा को बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करती है, तथा ये मान लेती है कि ए फर्म अपने उत्पादन और मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। ओके, नाउ इस प्रकार हम देखते हैं कि बी फर्म द्वारा निर्धारित मूल्य ए फर्म के निर्धारित मूल्य से आधा है। ए फर्म ने निर्धारित मूल्य क्या किया था, ओपी, जबकि बी ने निर्धारित किया था OP1। OP1 क्या है, हाफ है, ये आधा था मूल्य किसके, ए फर्म की अपेक्षा, अतः ए फर्म पुनः अपनी प्रतिक्रिया देता है तथा वस्तु की बची बाजार में जो मांग है उसकी आधी मात्रा को बेचकर अपने लाभ को अधिकतम करता है। इस प्रकार वो मान लेता है कि बी फर्म प्रतिक्रिया नहीं करेगी। ओके, तो इस प्रकार देखिए ये लाइन अभी मैंने ड्रा किया, यानी टोटल OX1 जो मांग थी, क्योंकि इतना पोर्शन, ये पोर्शन तो बी फर्म बेच रहा था, दैट इज 1/4, इसलिए ए फर्म ने OX1 की आधी मात्रा को, ये टोटल देखिए, ये आपके पास जितनी बची मात्रा है इसकी मात्रा OX1 की आधी मात्रा को बेच करके, यानी उत्पादन OX2 कर दिया, इतना उत्पादन करेगी। अब मूल्य को हम नहीं फोकस करते, वो मात्रा पे वो फोकस कर रही बी फर्म। अब बी फर्म क्या करेगी, बी फर्म इतने उत्पादन को, देखिए ये उत्पादन उसके पास बचा, ये उत्पादन, इसकी अधिक मात्रा को बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करेगी। ये लीजिए, इसकी, यानी बी फर्म जो पहले 1/4 बेच रही थी, ये देखिए 1/4, अब उसका उत्पादन पहले से बढ़ गया, और ए फर्म ने अपना उत्पादन पहले से कम किया। इस प्रकार लगातार ए फर्म उत्पादन की मात्रा को कम करता चला जाएगा। ए फर्म लगातार उत्पादन कम करता जाएगा। देखिए पहले OX उत्पादन किया, फिर कम करके OX2 किया, फिर और कम करेगा उत्पादन कर, और बी फर्म लगातार उत्पादन की मात्रा बढ़ाता चला जाएगा, जब तक कि दोनों निश्चित सॉल्यूशन पर न आ जाएं। और निश्चित सॉल्यूशन क्या होगा, ये निश्चित सॉल्यूशन आपको देखिए टोटल इसमें ए फर्म ने क्या किया, उत्पादन को देखिए लगातार कम करता जा रहा। बी फर्म के लिए अब OX2 से ये मात्रा हो गई, अब इसकी आधी मात्रा को बेचेगा, आधी मात्रा को बेचेगा तो कुछ लाइन यहां से आएगी। इस प्रकार बी फर्म जो पहले 1/4 कर रही थी, अब वो उत्पादन बढ़ाएगी, और ए फर्म उत्पादन घटाएगी। ये ए फर्म का उत्पादन घटता हुआ दिख रहा है, बी फर्म का उत्पादन बढ़ता हुआ दिख रहा है, और अंत में हम लोग इस प्रकार हम देखते हैं कि ए फर्म लगातार बाजार में वस्तु का उत्पादन कम करती है, और तथा बी फर्म लगातार अपनी वस्तु का उत्पादन बढ़ाती चली जाती है। जबकि संतुलित मूल्य प्राप्त न हो जाए तब तक ये काम करेगी, जब तक हमको निश्चित
सॉल्यूशन ना प्राप्त हो जाए। और वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए बाजार फर्म का बाजार मांग वक्र का 1/3 भाग उत्पादन करने लगती है और बी फर्म कुल मांग का 1/3 भाग उत्पादन करने लगते हैं तथा 1/3 भाग मार्केट छूट जाती है। इस प्रकार ए फर्म द्वारा उत्पादन 1/3 भाग, बी फर्म द्वारा उत्पादन 1/3 भाग, अतः ए बी द्वारा उत्पादन 2/3 भाग तथा तो दोनों ए और फर्म दो बी दोनों मिलकर के 2/3 भाग फर्म उत्पादन करते हैं तथा 1/3 बाजार छूट जाता है, छूट जाता है। ओके, ये देखो, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम कहां पे आ जाते हैं, ओपी प्राइस पर आ जाते हैं। अंत में जब ये लगातार रिएक्शन चलता, कई स्टेप में रिएक्शन चलता है और रिएक्शन चलते चलते लास्ट में ए अपना प्रोडक्शन डिक्लाइन करते चला जाता है और संतुलित उत्पादन ओएक्स कर देता है तथा बी फर्म भी लगातार उत्पादन कम कर बढ़ाती चली जाती है और अंत में सॉल्यूशन ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। ये इक्विलिब्रियम प्राइस ए और फर्म बी दोनों के लिए हो जाएगा, ए एंड बी फर्म दोनों के लिए हो जाएगा तथा ओ एक्स ए का उत्पादन हो जाएगा ए फर्म का विच इज 1/3 और एक्स x1 यहां पर मान लेते हैं, ये पिछले वाले जो हमने नंबर्स डाले थे उनसे कोई रिलेटेड नहीं है, ये मैं नया नंबर मान के चलता हूं कि नए हैं आपके लिए। ओ x1 ये बी फर्म का उत्पादन है विच इज 1/3, ये दोनों बाजार का 2/3 भाग का उत्पादन करते हैं तथा 1/3 भाग बाजार जो ये आपका पोर्शन है ये बाजार छूट जाता है 1/3 भाग। तो इस प्रकार एग्जाम्स में पूछा जाता कूर्नो मॉडल के अंतर्गत ए फर्म कितना उत्पादन करती है तो आप बोलेंगे 1/3, बी फर्म कितना उत्पादन करती है 1/3, छूट कितना जाता है 1/3 तथा दोनों फर्म मिलकर कितना उत्पादन करती है 2/3। तो इस तरह के आपको सॉल्यूशंस वहां पे प्रेजेंट करने होंगे। अब आइए रिएक्शन कर्व के द्वारा कुर्नोट मॉडल का अध्ययन करते हैं। प्रतिक्रिया वक्रों के द्वारा कुर्नोट मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। यहां पर मैंने एक्स अक्ष पर और एक्स अक्ष पर ए फर्म का उत्पादन लिया हूं और इसी के ऊपर ये रेखा है B1, ये बी फर्म का रिएक्शन कर्व है, ये आपका ए फर्म का रिएक्शन कर्व है, मैंने A1 ले लिया है। देखिए बाजार में OB1 इतनी टोटल उत्पादन है, ठीक है, इसकी आधी मात्रा को फर्म ए बेच करके अपने लाभ को अधिकतम करती, मैंने इसमें केवल उत्पादन ले रहे हैं, मूल्य नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इस रिएक्शन कर्व के अंतर्गत मैंने क्या बताया आपको, हमने आपको ये बताया कि मोनोपोली की सिर्फ एक पर फोकस कर सकता है, या तो मूल्य पे फोकस करे या तो मात्रा पे करे, तो मैं यहाँ पे मात्रा को लेकर चलता हूँ। तो देखिए टोटल उत्पादन OB1 है, OB1 इज द टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन है। ए का रिएक्शन कर्व देखिए, रिएक्शन कर्व कहां टच कर रहा है A1 पर, अतः रिएक्शन कर्व टच करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए का उत्पादन हो जाएगा। हमने क्या बोला कि OB1 की आधी मात्रा का उत्पादन करेगा, हाफ ऑफ OB1 क्या हो जाएगा, दैट इज OA1। तो ए का उत्पादन कितना होगा A1। अब देखिए यहां से मैंने एक लाइन ऊपर की ओर खींच दिया, बी रिएक्शन कर, बी रिएक्ट कितना करेगा, बी का उत्पादन कितना होगा, ये इसको मैं इधर ले आया तो ये बी का आउटपुट पता चल जाएगा, इधर से आउटपुट बी का पता चल जाएगा। तो बी का उत्पादन देखिए कितना हो जाता है, बी का उत्पादन मान के चलता हूं मैं यहाँ पे एफ हो जाता है। तो देखिए टोटल का, ये देखिए टोटल का 1/4 होता है, 1/4 होता है कि नहीं, ये देखिए 1/4 है, ये 1/4 है टोटल का। अब देखिए ये जो लाइन जब हम जा रहे थे तो ये लाइन कट कहां कर रही है, बी के आपके ए के रिएक्शन कर्व को यहाँ पे टच कर रही है। तो यहाँ पर जब टच कर रही है तो यहाँ से एक लंबा और हम डाल देते हैं, ये लो लंबा मैंने डाल दिया। तो देखिए ए ने अपना उत्पादन पहले से कम किया और वो हो जाएगा A2, और बी के रिएक्शन कर्व को ये लाइन कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, इसको आप आगे बढ़ा दो तो बी अपना उत्पादन OF1 कर देती है। तो देखिए बी अपना उत्पादन बढ़ाती है, देखिए बी का उत्पादन बढ़ा, ए का उत्पादन घटा। फिर देखिए ए के रिएक्शन कर्व को कहां टच करती है, यहाँ पे रिएक्शन कर्व को टच करती है, तो यहाँ पे अब फिर एक लंब डाल दो, फिर लंब डाल दो तो देखिए ए का उत्पादन और कम हो जाता है पहले से, और बी का उत्पादन पहले से और बढ़ जाता है।
ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जब तक कि हम कूरनोट, ये आपका के कूरनोट इक्विलिब्रियम पॉइंट को नहीं होती है, जहां पर दोनों बाजार, दोनों यहां पर देखिए ये आपका ए का उत्पादन हो जाता है लास्ट में, और ये आपका बी का उत्पादन हो जाता है, जो कि 1/3 आपका ए का उत्पादन होता है, 1/3 आपका बी का उत्पादन होता है। इस प्रकार इस डायग्राम से यह समझ में आ रहा है कि ए का उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है। हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे ये संतुलन पॉइंट पर आ जाते हैं। इस संतुलन पॉइंट पर आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि ए का लगातार उत्पादन, यहां से जो उत्पादन था, ये उत्पादन लगातार कम हुआ है। ए का उत्पादन लगातार कम हुआ है और बी का उत्पादन लगातार बढ़ा है, जब तक कि दोनों 1/3 बाजार को नहीं कवर कर लेते हैं। आगे देख लेते हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि प्रारंभ में ए का उत्पादन यहाँ पे रहता है, ओ आपके पास B1 से इसी अधिमात्रा को, ये इस लाइन को हमने ऊपर किया तो आपके बी के रिएक्शन कर्व को टच करता है ए पॉइंट पर। ए से हमने फिर इसके आधार अक्ष के समांतर खींचा, फिर ए के रिएक्शन कर्व को यहाँ टच करता है, यहाँ से एक लंबे खींचे तो ए का उत्पादन लगातार कम होता चला जाता है और बी का उत्पादन लगातार बढ़ता चला जाता है। देखिए डार्क ब्लू लाइन से आप देख सकते हो कि ये अंत में उत्पादन, ए का उत्पादन जो होता है ये हो जाता है दैट इज 1/3, और बी का उत्पादन ये आपका हो जाता है दैट इज 1/3। और इस प्रकार दोनों बाजार में 1/3 भाग ए फर्म उत्पादन करने लगती है, 1/3 भाग बी फर्म उत्पादन करने लगती है, दोनों मिला के 2/3 भाग फर्म का उत्पादन करने लगती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में हम जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन में हम ये देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था अंततः कूरनोट सॉल्यूशन पॉइंट पर आ जाते हैं और कूरनोट सॉल्यूशन पॉइंट ई दिखाता है, जिसमें ए का लगातार उत्पादन कम हुआ है, बी का लगातार उत्पादन बढ़ा है और दोनों बाजार की आधी मात्रा यानी निश्चित सॉल्यूशन को प्राप्त कर लिए हैं। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके अंतर्गत हमने जो रेफरेंसेस के अंतर्गत लिया है, रेफरेंसेस के अंतर्गत हमने इसमें देख सकते हैं कि हमने सबसे अधिक पहला रेफरेंसेस बुक के अंतर्गत एमएल झिंगन सर का सो मच थैंक यू, झिंगन जी की बुक्स का इसमें रेफरेंस लिया है। दूसरा आप इसके अंतर्गत कुत्सियानी से हमने काफी मैटर कलेक्ट किया है। थर्ड एचएल आहूजा जी से काफी हमने मैटर कलेक्ट किया है। इस प्रकार मैंने कई रेफरेंसेस बुक का यूज किया जो बेसिक 3 बुक्स थी। सो मच थैंक यू। शायद हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो इस प्रकार ये द्वय अधिकार की समस्या का हमने एक निश्चित सॉल्यूशन कूरनोट मॉडल के अंतर्गत और रिएक्शन कर्व के माध्यम से आपको स्पष्ट कर दिए हैं। और अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। सो मच।